इस टॉपिक में बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पूरा कंसेप्चुअल पार्ट है, रटने का कुछ भी नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस एक रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे YouTube के माध्यम से इस टॉपिक को मुझसे पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो में मेक श्योर अगर आपको समझ में आता है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और ये पूरी वीडियो सीरीज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर आपको YouTube पे चाहिए तो कमेंट करके बताना ज़रूर। एक चीज़, दूसरी चीज़, हमारे चैनल में आपको सपोर्ट करना होगा, क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई यहाँ से हो रही है तो आप इस चैनल में एक काम करेंगे, हाइप क्रिएट करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करना। टॉपिक बहुत मज़ेदार है, मज़े से पढ़ाऊंगा, मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई है, ज़रा इस बात को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक टर्म, मैं धीरे धीरे करके कुछ टर्म्स आपको बताऊंगा, उनको हम लोग समझते हुए चलेंगे, हमारा टॉपिक क्लियर होगा। पहला टर्म है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो क्या है, कहानी शुरू हुई थी लुई पाश्चर के ज़माने से। किसके ज़माने से? लुई पाश्चर, एक साइंटिस्ट है, आपने नाम सुना होगा, सुने नहीं सुने? ठीक। लुई पाश्चर जो है वो उनके फादर की ना केमिस्ट की शॉप थी, मेडिकल शॉप था, बगल में लोहार की दुकान थी, ब्लैक स्मिथ की। तो उस ज़माने में ना किसी को अगर कुत्ता वगैरह काट दे तो रेबीज़ का बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट होता था, लोग मरते बहुत थे रेबीज़ से। तो एंटी रेबीज़ वैक्सीन इन्होंने बनाया था। लोग जाते थे उस समय लोहार के पास में, और जहाँ कुत्ते ने बाइट किया हुआ है डॉग ने, उस जगह में लोहे को रेड हॉट करते थे, एकदम गर्म, और इसे ठस करके वहाँ पर लगाते थे, जिससे वहाँ पर घाव को जलाया जाता था। बड़ा पेनफुल था। उसी समय लुई पाश्चर ने ये चीज़ बोला कि मन में ठान लिया था कि बड़ा होऊंगा तो इसका कुछ मैं आसान रास्ता बनाऊंगा, और उन्होंने बड़े होकर एंटी रेबीज वैक्सीन भी बनाया। और लार्ज हार्डनेटनेस उनका, इन्होंने बड़ा हृदय इतना है कि उन्होंने इसको पेटेंट भी नहीं कराया, ठीक है। इसका उन्होंने पैसा कभी नहीं कमाया, सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री में मिलता है, लेकिन कुछ लोग इसका व्यापार करते जरूर हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये एंटी रेबीज वैक्सीन बनाई। अब फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो फ्रांस शिफ्ट हुए, उनको फ्रांस से जो है वो अमेरिका शिफ्ट हुए। तो वहाँ पर उनको क्रिस्टलोग्राफी में बड़ा इंटरेस्ट था, मॉलिक्यूल्स में क्रिस्टल्स के बारे में जानने का उनको बड़ा इंटरेस्ट था। तो कुछ लोग आए उस समय में, वहाँ उनको बोला गया कि हमारी वाइन जो है ख़राब हो जाती है, तो इसका कुछ ऐसा उपाय बताए जिससे ये ठीक रहे। वाइन एक ड्रिंक होती है जो फॉरेन कंट्रीज़ में यूजुअली ठंडा क्लाइमेट होता है ना, तो लिटिल लिटिल लेते हैं थोड़ा सा वो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उन्होंने बोला कि आप इसे पहले गर्म करो और अचानक ठंडा कर दो, तो आपकी वाइन जल्दी ख़राब नहीं होगी। लोग इस मेथड का इस्तेमाल आज भी घरों में करते हैं। यकीन मानो, इसको बोलते हैं पैस्चराइजेशन। दूध वाला जैसे ही घर में दूध लेके आता है, मम्मी पहले क्या करती है? उबालती है, अनटिल अनलेस उस समय मौसी का फ़ोन ना आ जाए। अगर आ जाए, दूध जल जाए, तो बोलती है पापा की मत बताना बेटा, बाहर से जाए एक पैकेट दूध लिया। वहीं अगर हम लोग जला रहे होते, दिन भर ये मोबाइल में घुसे रहती है, तो कहाँ ध्यान रहेगा, दूध जला दिया आज करके, पूरा घर में हम लोग को डांट पड़ता उस दिन, होता है नहीं होता है? तो खैर, घरों में दूध को पहले उबाला जाता है, फिर तुरंत फ्रिज में डाल दिया जाता है, तो इससे वो जल्दी खराब नहीं होती। इसे बोला जाता है पैस्चराइजेशन। अब देखो, लुई पाश्चर ना क्रिस्टल्स की स्टडी कर रहे थे, बनावट की। तो एक चीज़ है, मैं आपको समझाऊँ, ये मेथड है जो सभी लोग जो भी क्रिस्टलोग्राफी करते हैं, जो भी मेथड पढ़ते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी का, तो ये कुछ मेथड होता है। सबसे पहले हम देखो, एक सोर्स होता है। क्या होता है बेटा? एक सोर्स। ये जो सोर्स है, ये एक लाइट इमिट करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं व्हाइट लाइट। जो ये लाइट आप देख रहे हैं, ये व्हाइट लाइट ही है। इस व्हाइट लाइट में क्या होता है कि जो भी हमारे पास लाइट के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, 3D में हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होते हैं। ऐसे लाइट को बोला जाता है व्हाइट लाइट। इस व्हाइट लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। निकोल प्रिज्म एक डिवाइस जैसा होता है, उसमें ऐसा एक पतली स्लिट जैसे खांचे जैसे बने होते हैं। तो ऐसे वाला जो सेगमेंट है, इस स्लिट ऐसा, इसको ऐसे समझो आप, बहुत सारी लकड़ियां मैं अगर खिड़की से पास करूँ और विंडो में ऐसी जालियां बनी हुई हैं, तो ऐसी वाली लकड़ी पास हो जाएगी, ऐसी वाली लड़की बोल रहा हूँ, लकड़ी ऐसी 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 वाली रुक जाएगी ना, आप समझ पा रहे हैं? सीधा खांचे बने हुए हैं, तो ये वाला सेगमेंट पास हो जाएगा, और ऐसे ऐसे जो अलग थीटा एंगल में होंगे वो सब रुक जाएंगे। तो ये जो लाइट निकल के आती है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कि PPL। अब PPL को किसी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से पास कराया जाता है। किससे पास कराया जाता है? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से पास कराने पर दो चीजें हो सकती है। ये PPL मैंने पास कराया, तो दो चीजें हो सकती है, या तो सीधा निकल जाए ऐसे का ऐसा, तो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या होगा? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाएगा। क्या माना जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन इसी PPL को पास करने पर दो चीजें हो सकती है, या तो ऐसे हो सकता है राइट रोटेट, या तो लेफ्ट साइड में रोटेट हो सकता है, ठीक है।
तो इस कंडीशन में बोला जाएगा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव माना जाएगा। और जो दाईं तरफ घुमा दे उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या स्मॉल डी या प्लस बोला जाता है। डेक्स्ट्रो, ये ग्रीक वर्ड है, डी या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लेफ्ट तरफ रोटेट कर दे तो उसे माइनस एल या लीवो रोटेटरी कंपाउंड बोला जाता है। तो ये इनके नाम दिए गए। आप यकीन मानो आज से पहले तक कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे थे उन्हें एक ही माना जाता था, क्योंकि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स, यहाँ से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बुनियाद पड़ी। ऑप्टिकल आइसोमर्स किन्हें बोला गया, जो दाईं तरफ घूमे उसे डी आइसोमर बोला गया, जो बाईं तरफ घूमे उसे एल आइसोमर बोला गया। डीएल पता करने का कोई ऐसा मेथड नहीं है, ये तभी पता चला जब हमने क्या किया बच्चों, एक्सपेरिमेंट किया। तो स्मॉल डी स्मॉल एल बताने का तरीका ही एक्सपेरिमेंट है। आप ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में एक्सपेरिमेंट करते हो, आइदर वो क्या हो जाएगा बेटा, बिना पीपीएल को ऐसे का ऐसा पास कर देगा, तो वो ऑर्गेनिक क्या हुआ, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसा भी हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो रोटेट कर दे, मतलब पीपीएल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड ने पीपीएल को रोटेट कर दिया। दाईं तरफ रोटेट करे तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट तरफ रोटेट करे तो लीवो रोटेटरी। क्या ये बात समझ में आया? इस बेसिस पे ऐसे जो पीपीएल को घुमा दे उन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल यानी कि लाइट के लिए ये अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, लाइट के लिए ये लोग क्या दिखा रहे हैं, अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। क्लियर हुआ ये बात, समझ में आया? पीपीएल क्या है समझ में आया, क्लियर है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे कितने तरीके के हो गए, दो। एक ऑप्टिकली इनएक्टिव, कौन, पीपीएल को ऐसे का ऐसा पास कर दे। दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव, पीपीएल को आइदर डेक्स्ट्रो घुमा दे और लीवो घुमा दे। डेक्स्ट्रो घुमा दे तो उन्हें डी एल कंपाउंड बोला जाता है, लीवो रोटेट कर दे लेफ्ट साइड घुमा दे तो उन्हें एल कंपाउंड बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, डीएल पता करने का तरीका क्या है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट, इसके सिवा हमारे पास अभी फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। अब आप बात को समझना, नेचर में ऐसे कई कंपाउंड हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं। कमाल की बात तो यह है उनका डीयू सेम था, केमिकल प्रॉपर्टी सेम था, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम था, दिखने में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ ये पीपीएल में बिहेवियर की वजह से वो अपना पॉइंट ऑफ डिफरेंस दिखा रहे थे, ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहे थे, मतलब पीपीएल में बिहेवियर उनका डिफरेंट आ रहा था। इस बेसिस पे दो आइसोमर को अलग अलग किया गया। ऐसा भी देखा गया है कि एक डी आइसोमर जो है वो ऑप्टिकली मतलब डी आइसोमर जो है कार्सिनोजेनिक है, उससे कैंसर होता है, और एल आइसोमर जो होता है वो उस कैंसर की दवा की इलाज है, मतलब एंटी कार्सिनोजेनिक है वो। ऐसा भी होता है सांप के जहर जो होता है हैवी प्रोटीन है, उसका डी आइसोमर है वो जहर है, उसका एल आइसोमर जो है उसका एंटी वेनम बनाने में उसको सिंथेसाइज किया जाता है। ऐसा भी देखा गया डी आइसोमर बहुत यूजफुल है, हार्ट स्टिमुलेटिंग है, मतलब हृदय रोग की दवा, अगर किसी का हार्ट बीट कम हो रहा है उसको दे दिया जाए, हार्ट बीट तेज हो जाएगा। उसका दूसरा एल आइसोमर है वो यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। अब गलती से भी आइसोमेरिज्म किसी को नहीं मालूम, वो इलाज कर रहा है किसी का, वो बोलेगा मैं डी आइसोमर ठोका हूँ, डी आइसोमर ठोकने से उसका हार्ट बीट तेज होगा, सोचता है, वो कुछ हुआ ही नहीं, मर गया। ऐसा भी हो सकता है एक जहर का काम कर रहा है शरीर में और दूसरा जहर का इलाज कर रहा है। अब आपने उसको आइसोमर्स को अलग नहीं किया, आपने कुछ अलग वाला लगा दिया, डी के जगह एल लगा दिया गलती से, तो मुंह से झाग फेंकने लग गया। ऐसा भी हो सकता है ना। तो आप सोचो नेचर वाइज बिहेवियर में कितना डिफरेंस होता है आइसोमर्स के। और ऐसा भी होता है कि कोई डिफरेंस न भी हो, क्योंकि इनकी बनावट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, आईयूपीएसी नेमिंग सब कुछ सेम होता है, बस ऑप्टिकल एक्टिविटी में इनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। समझ में आ रही बात मैंने क्या बोला? आप याद करो पहले लेक्चर में मैंने बोला था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से आइसोलेट कर सकते हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आइसोलेट करना तो आसान है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग कर जरूर सकते हैं फिजिकल मेथड से, लेकिन उतना थोड़ा पहले के कंपैरिजन में डिफिकल्ट है। ऑप्टिकल आइसोमर्स को सेपरेट करना और मुश्किल है, इनको सिर्फ केमिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। और इसके बाद आते हैं कन्फॉर्मर, इनको तो आइसोलेट किया ही नहीं जा सकता, ये कन्फर्म होते हैं, ये कन्फॉर्मर्स है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल ही होते हैं। क्या ये बात समझ में आई इतनी कहानी मैंने जो बताई? तो बहुत सारे नेचर में ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑप्टिकल आइसोमर्स के पेयर के फॉर्म में रहते हैं। इनका एक पेयर जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब एक पेयर जो है वो डेक्स्ट्रो है तो दूसरा क्या है, लीवो है। नेचर वाइज दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया? जैसे हमारे बॉडी में हम लोग डाइजेस्ट करते हैं डी ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का आइसोमर दूसरा होता है एल ग्लूकोज बोलते हैं। इसको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया चाहिए होता है, ये जानवरों के स्टमक में होता है, वो लोग उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ डी ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो एल वाला तो नहीं है कोई ऐसा जो स्टमक में रखता हो बैक्टीरिया लोग को एल भी पचा लेता हो, कोई ऐसा तो नहीं है? हाँ आदि नहीं ना, पक्का?
ठीक है, चलिए, तो ये कहानी आपको समझ में आया, पीपीएल की कहानी आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो अगर मेरे को कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो वो पता करने का पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है? एक्सपेरिमेंट। अभी फिलहाल वो तरीका क्या है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करते हैं? व्हाइट लाइट पास की जाती है निकोल प्रिज्म से, उसको क्या बनाते हैं? पीपीएल। पीपीएल को उस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से पास करने पर या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेट हो या तो लीवो, तो डीएल बोला जाएगा। अगर रोटेट ही नहीं हुआ तो उसे क्या बोला जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या इतनी बातें समझ में आई? छापो। हाँ, ऐसा कोई एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसके चारों एनवायरमेंट जो होंगे, चारों जो ग्रुप्स लगे होंगे वो टोटली क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, है ना। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, लेकिन छुट्टी हम अपने हिसाब से देंगे। बैठे रहे हिमानी, जाने की जल्दीबाजी ना किया जाए। तो कायरल सेंटर की डेफिनेशन क्या है? ऐसा कोई कार्बन बोल दो, ठीक है, जिसके 4 ग्रुप लगे हुए हैं। ये 4 ग्रुप टोटली डिफरेंट होने चाहिए, लाइक ए, बी, डी और ई। ये कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज। तो ऐसे कार्बन को मैं कायरल कार्बन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कायरल कार्बन। सिमिलरली नाइट्रोजन भी हो सकता है। ये देखो, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास 4 एनवायरमेंट हो सकते हैं, लोन पेयर और 3 बॉन्ड, ठीक है। तो देखो ए, बी, सी और ये लोन पेयर, चारों एनवायरमेंट डिफरेंट है, तो इसे मैं sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन बोलूंगा। और ऐसा नाइट्रोजन क्या होगा बेटा? कायरल नाइट्रोजन होगा। दरवाजा बंद कर दो बेटा। तो बात को समझना, कायरल सेंटर की डेफिनेशन क्या हुई? एन sp3 एटम हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड टू इट नोन एज कायरल सेंटर। समझ में आई बात? अब आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे एक चीज बताओ, किसी मॉलिक्यूल में अगर कायरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। ये पढ़े हो ना स्कूल में? नहीं पढ़े हो? तो यूजुअली बच्चों को ये भ्रम होता है कि कायरल सेंटर के होने से मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कायरल सेंटर के होने ना होने से ऑप्टिकल एक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने के लिए ऐसे भी केसेस देखे गए जिनमें कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरल सेंटर नहीं है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल सेंटर नहीं है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। कई बच्चों को ये लगेगा, अगर वो थोड़ी बहुत पढ़ाई अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि कायरल सेंटर के होने से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होगा, लेकिन ये चीज कोई क्राइटेरिया नहीं है। दिस इज नॉट एनी क्राइटेरिया टू बी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल सेंटर के होने ना होने से मॉलिक्यूल के एक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता। क्या ये बात सबको समझ में आया? हूँ हाँ किया जाए, पक्की बात है। पहले ये पॉइंट लिख लो और तू हिलना डुलना बंद कर, पालक भाजी सिंपल पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे हिल ही रही है, झूले झूलते रहते हैं। देखो, कायरल सेंटर से रिलेटेड काम की चीज ध्यान रखेंगे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नॉट एनी क्राइटेरिया फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब कायरल सेंटर के होने ना होने से मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने का कोई लेना देना नहीं है। देखो, मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है ये चेक करने का हमारे पास अभी तक एक ही तरीका है। क्या? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हर जगह करना तो पॉसिबल नहीं है, और एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी पे भी वो डिपेंड करता है, रूम टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशन, ये सारी चीजें आती हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा मेथड होना चाहिए हमारे पास कि जिसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो हमारे पास हम मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी को पहचान ले। उस रास्ते में हम लोग बढ़ रहे, तो उसी सिलसिले में हमने पहले कायरल सेंटर ढूंढा। कायरल सेंटर ऐसा sp3 एटम है जिसके चारों एनवायरमेंट डिफरेंट होते हैं। अच्छा, कायरल सेंटर के होने ना होने से ऑप्टिकल एक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन इसका एक कॉन्ट्रडिक्शन भी बता देता हूं आपको। एक इफ एंड बट वाली बात है, वो आपको बता देता हूं। बट देयर इज ओनली वन कायरल सेंटर, देन मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट 3 डिग्री अमाइन। अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन में कुछ ड्रामा हो जाता है, खेल हो जाता है। आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा सबसे लास्ट में इस चैप्टर के, कि 3 डिग्री अमाइन में इन्वर्जन होता है रैपिडली, है ना, फ्लिपिंग होता है, इस वजह से 3 डिग्री अमाइन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि कायरल सेंटर के होने ना होने से मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता। कायरल सेंटर के होने या ना होने से मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा जनरली देखा गया है, मोस्टली कॉमनली जनरली, इफ मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर देन मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन विच इज 3 डिग्री अमाइन।
ठीक है। 3 डिग्री अमाइन को छोड़ करके सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें अगर एक कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? लिखा जाए। अब जरा ध्यान देना बच्चों, ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट पढ़ो। अ कंपाउंड हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर मस्ट ऑलवेज बी ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू नहीं, फॉल्स होगा भाई। अभी मैंने आपको बताया 3 डिग्री अमाइन इसका एक्सेप्शन है। अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता, उसका एक एक्सेप्शन है 3 डिग्री अमाइन। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ना। अ कंपाउंड हैविंग ओनली वन कायरल कार्बन मस्ट ऑलवेज बी ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू होगा, क्योंकि कायरल कार्बन है, एक्सेप्शन इसका 3 डिग्री अमाइन था, यानी नाइट्रोजन था ना, नाइट्रोजन था ना। अब अगर कार्बन की बात करेंगे तो वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या होगा बेटा? फॉल्स होगा। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। लिख लो, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। देखो कायरल सेंटर की पहचान क्या है, इधर देखो sp3 कार्बन होना चाहिए। मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा ग्रुप में, आप चिंता ना करें। कार्बन ऐसा होना चाहिए, एटम sp3 होना चाहिए, और उस sp3 एटम के चारों एनवायरमेंट डिफरेंट होने चाहिए। जरा चेक करते हैं ये कायरल है या नहीं। देखो ये कार्बन sp3 है, ये ब्रोमीन है, और एक कुछ नहीं लगा, मतलब क्या है? हाइड्रोजन है। और यहाँ पर भी क्या लगा? इथाइल। यहाँ पर भी लगा है इथाइल। तो यहाँ कायरल सेंटर नहीं है, है क्या? अरे ये दो ग्रुप सेम हो गया ना, दो तो डिफरेंट थे, तीसरा भी डिफरेंट था, एक इसके बराबर हो गया। तो sp3 है जरूर, लेकिन कायरल सेंटर नहीं है। दूसरा ये मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। यहाँ क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। यहाँ क्या लगा हुआ है? इथाइल। और कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। बोलो लगा है ना? तो यहाँ पर बोलो ये वाला जो सेंटर होगा ये क्या होगा हमारे पास में? कायरल सेंटर होगा ना, होगा। तो इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है। तीसरा मॉलिक्यूल देखो, इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है क्या? मुझे बताओ आप, बोलो है। ये देखो मिथाइल हो गया, ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और इस कार्बन से ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये तो टोटली अलग है ना, इस पूरे को एक यूनिट मानो। 1 2 3 4 जुड़े हैं, 4 भाई चारों तबाही, अलग अलग नहीं दिख रहे। तो ये कार्बन कैसा होगा? कायरल सेंटर। सिमिलरली क्लोरीन, हाइड्रोजन, मिथाइल और ये पूरा ग्रुप अलग। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी क्या है? कायरल सेंटर। बोलो है या नहीं है? हूँ हाँ करो, ठीक है। चलिए इस मॉलिक्यूल को देखो। देखो कायरल सेंटर होने के लिए कार्बन को सिंगल बॉन्डेड होना पड़ेगा। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ये कतई कायरल नहीं हो सकता। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ये भी कायरल सेंटर नहीं हो सकता। ये sp3 जरूर है, लेकिन कायरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर एनवायरमेंट डिफरेंट है, तो दो ग्रुप हो गए, लेकिन दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दोनों क्या हो गए? सेम। सिमिलरली ये sp3 कार्बन, ये भी क्या नहीं हो सकता? कायरल नहीं हो सकता। सिमिलरली ये sp3 कार्बन, ये भी क्या नहीं हो सकता? बताओ, कायरल नहीं हो सकता। लेकिन इस कार्बन की अगर मैं बात करता हूँ, ये कायरल है। एक तो sp3 है, बोलो है? अरे हूँ हाँ करो। दूसरी चीज, एक लगा हुआ है मिथाइल, और 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक क्या छुपा हुआ है? यहाँ है जरूर, दिख नहीं रहा, वो क्या है? हाइड्रोजन। दो डिफरेंट हो गए। इधर से जाने पर कार्बन 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 फिर डबल बॉन्ड आता है, जबकि इधर से जाने पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन फिर आता है। आपको मालूम है एनवायरमेंट डिफरेंट हुआ तो उसे अलग ग्रुप माना जाता है रिंग में। तो इधर और इधर एनवायरमेंट क्या हो गया? डिफरेंट। तो इसमें कायरल सेंटर जरूर प्रेजेंट है। क्लियर है? ये चीज समझ में आया? तो फोर्थ में भी कायरल सेंटर है, वहां करो, ठीक है। पांचवा देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है जरा देखना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है CHO। देखो बायोमॉलिक्यूल आपने पढ़ा होगा, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स दो तरीके के होते हैं, एक एल्डोजेज और कीटोजेज। जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप उन्हें बोलते हैं कीटोजेज, जिन्हें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है उन्हें बोलते हैं एल्डोजेज। तो ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर होता है। 1 2 3 4 5 और ये छठवां CH2OH। इसका स्ट्रक्चर होता है राइट डी ग्लूकोज का, लेफ्ट राइट राइट। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, आना चाहिए सभी को, आता होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब कायरल सेंटर की बात करते हैं। ये कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये तो कायरल नहीं हो सकता ना प्यारे बच्चों। ये कार्बन में दो ग्रुप सेम हो गया, भले sp3 है लेकिन दो ग्रुप क्या है? सेम है। वो दो ग्रुप कौन से हैं? हाइड्रोजन है, तो ये भी कायरल नहीं हो सकता।
अब इस कार्बन को देखो, OH, H, CH और ये नीचे का पूरा ग्रुप अलग, तो क्या ये कार्बन कायरल है? यस सर है। अगले कार्बन पे आओ, H, OH इधर का ग्रुप टोटली डिफरेंट है, क्या ये भी कायरल है? यस सर है। इस कार्बन को देखो, H, OH ऊपर का ग्रुप नीचे का ग्रुप टोटली डिफरेंट है, तो ये भी कायरल है। सिमिलरली ये कार्बन भी कायरल होगा, नीचे CH2OH एक ग्रुप है, हाइड्रोजन है, OH है और इधर का ग्रुप टोटली डिफरेंट है, यानी कि इसके ये भी कार्बन कायरल होगा। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन ग्लूकोज में कितने मिले? 4। समझ में आया? लिख लो। जो लोग आज क्लास नहीं आए हैं और कल की क्लास में इसको पढ़ रहे होंगे ना, आने वाले दिनों में आगे, उनको बड़ा दिक्कत होगा। आज की चीज़ों को बिल्कुल कनेक्ट करके पढ़ना है। क्लियर है? ठीक, ये लिखा सभी ने? जरा देखना, ये रिंग में ना यहाँ डबल बॉन्ड है, ये रिंग दिख रहा है, मतलब यहाँ अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने की वजह से इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। तो क्या ये रिंग कभी भी कायरल सेंटर हो सकते हैं क्या, रिंग वाले कार्बन? नहीं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है अल्टरनेट। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एक लगा है मिथाइल, एक लगा है हाइड्रोजन, ये क्या सभी को दिखाई दिया? ठीक है, इधर के पूरा ग्रुप अलग लगा है, इधर पूरा ग्रुप अलग लगा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला कार्बन कायरल सेंटर है? बोलो है। सिमिलरली ये कार्बन भी कायरल सेंटर होगा। इस कार्बन के बारे में क्या विचार है आपका? ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है और एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इधर का एनवायरमेंट, इधर का एनवायरमेंट, नीचे का एनवायरमेंट टोटली डिफरेंट है, तो ये भी कायरल है। सिमिलरली ये भी क्या है? कायरल है। इस कार्बन की बात करूंगा तो ये भी कायरल होगा ना, क्योंकि इधर एनवायरमेंट, OH, H अलग। सिमिलरली ये फ्लोरीन भी कायरल होगा। क्लियर है ना? इस कार्बन के बारे में क्या विचार है? इधर का एनवायरमेंट टोटली डिफरेंट, एक जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन और इधर जुड़ा हुआ है पूरा ग्रुप अलग, तो ये भी कायरल है। अच्छा, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इधर का ग्रुप यहाँ लगा है मिथाइल और ये क्या लगा हुआ है? इथाइल, तो क्या ये नाइट्रोजन भी कायरल है? तो मैं ऐसे पूछूंगा, नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स कितने होंगे? 8। मैं पूछूंगा नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और नंबर ऑफ कायरल नाइट्रोजन 1 होगा। वेरी गुड, लिखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है बेटा कायरलिटी या कायरल मॉलिक्यूल, जरा इसको समझते हैं। क्या बेटा? कायरलिटी या कायरल मॉलिक्यूल। सुनना, कायरल सेंटर अलग हुआ, उसकी डेफिनेशन थी ऐसा कोई कार्बन जिसके चारों हाथ पैर टोटली डिफरेंट हो, उसे हम लोग बोलते हैं कायरल सेंटर। ठीक है। अब एक टर्म है कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब क्या है? कायरलिटी एक्चुअली ये ना ग्रीक वर्ड होता है, जो भी मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल में कायरलिटी है, मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा है? कायरल मॉलिक्यूल है। और कायरल मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो हम लोग, आप समझो इन टर्म्स को मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक एक्सपेरिमेंट करके हम पता कर रहे थे DL मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अब हम चाहते हैं कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देख करके हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। उस अप्रोच में कुछ टर्म्स जाना हमने, पहला PPL, दूसरा कायरल सेंटर, तीसरा कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब क्या है? कायरलिटी अगर किसी मॉलिक्यूल में, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल मॉलिक्यूल होगा और वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरलिटी का मतलब होता है हैंडेडनेस, हाथ जैसा। कैसा बेटा? हैंडेडनेस, हाथ जैसा। अब हाथ कैसा होता है? देखो, ये अपना हाथ को देखो और दूसरा ये हाथ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखा जाए, ये दोनों हाथ क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? बिल्कुल। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है मालूम? जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, मेरी इमेज को देखो तो सर के सामने सर, आँख के सामने आँख दिखता है, पैर के सामने पैर दिखता है, दिखता ही नहीं दिखता है? अरे हूँ हाँ करो, ऐसा नहीं है कि थोबड़े के सामने पैर दिख रहा हो। तो कई लोग लिपस्टिक यहाँ लगेंगे, पैर में नेल पेंट लग रहा होगा, लड़के मजे ले लेंगे उस चीज़ का भी। लेकिन ऐसा होता है, मिरर इमेज कैसा होता है? एक दूसरे के सामने अगर रखूँ, क्या ये हाथ और ये हाथ एक दूसरे का मिरर इमेज है? अरे यार देखो, है कि नहीं ये मिरर इमेज? ये क्या है? एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये रिंग विंग हटा दें, घड़ी वगैरह हटा दें। अब इस इमेज को इस इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज करना। सुपर इम्पोज बोलने का मतलब है कि दो बॉडी को मिलाकर के एक कर दो तो मिल के वो एक हो जाए। इमेजिन करने वाली बात है। जैसे
ये एक है हाथ, इस हाथ को मैंने एक दूसरे पे सुपर इम्पोज किया, तो क्या ये सुपर इम्पोज हुआ? नहीं हुआ ना। आप बोलोगे सर ऐसे कर दो ना, ये तो सुपर इम्पोज हो रहा है। अरे ये सुपर इम्पोज नहीं है, ये ढका गया है, एक दूसरे सरफेस फिनोमिना हुआ है। सुपर मतलब देखो ना, ये वेंट्रल साइड है, ये वेंट्रल को टच कर दिया, मतलब दोनों को मिलाने से वेंट्रल डोर्सल एक हो जाए, इस टाइप की बात है। जैसे आप ऐसे समझो, इधर बेटा तू ये सो मत रे बांधे, ठीक है जल्दी है बेटा, ठीक है। ये देखो खड़े हो, ऊपर हो, ऊपर हो ना, नहीं तू नहीं, सबसे लंबा कौन है इनमें? हाँ चल आ जाओ ऊपर बेटा, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो ये दो मॉलिक्यूल है मेरे पास में, क्या है बेटा? हट रे बराबर हो गए दोनों, कम तू आ बेटा, धैर्य आ जा। हाँ आजा 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 आजा, ठीक। देखो ये धैर्य है, तू जा बेटा, हाँ आजा बेटा, आजा आजा, ठीक है। देखो ये मेरे पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, क्या है बेटा? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल। मैं इसकी आत्मा निकाल रहा हूँ, इसके शरीर में फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा देखना, ठीक है। इसकी आत्मा निकाल के मैं फिट करूँगा तो आप देखेंगे कि इतना इतना सुपर इम्पोज हो रहा है, इतना सुपर इम्पोज हुआ, लेकिन इसकी आत्मा थोड़ी छोटी रह गई, शरीर बड़ा हो गया, इतना हिस्सा अलग से आ रहा है। या धैर्य हंस का आत्मा लेकर के इसमें अगर मैं डालने की कोशिश करूं, सुपर इम्पोज करूं, तो आप देखेंगे कि इसकी आत्मा थोड़ी थोड़ी इसकी बॉडी से बाहर निकल गई, इतना हिस्सा ऊपर रह गया ना, हाइट का डिफरेंस हो गया। तो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या है? नॉन सुपर। चलो भागो, समझाता हूँ। बोलने का मतलब क्या है कि दो बॉडी है, उनकी आत्माएं निकाल करके मिला के देखो, एक दूसरे को दो मिला करके एक हो जाए तो सुपर इम्पोजेबल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जैसे बॉटल है ना, ये बॉटल सब तरफ आप देखो घूर के 360 डिग्री सेम अपीयरेंस है। ऐसे का ऐसा ही एक और बॉटल हो, दोनों मिल करके एक हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या बोलूंगा? ये बॉटल और ये बॉटल मिल करके एक हो गए, तो दे आर सुपर इम्पोजेबल, दे आर सुपर इम्पोजेबल। अब इस बॉटल को इस रिमोट से मैं सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करूं, बोलो होगा क्या? नहीं होगा। हाथ की बात करते हैं, आप बोलोगे सर हाथ तो सुपर इम्पोज हो रहा है। नहीं, देखो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, लेकिन इनकी आत्माएं निकाल के मिला के देखूंगा तो अंगूठे की जगह ये छोटी उंगली आ रही है और इस वाले अंगूठे की जगह ये छोटी वाली उंगली आ रही है, ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अरे हूँ हाँ करो। तो हाथ जैसा बोलने का मतलब हैंडेडनेस, दो हाथ जो है हमारे राइट और लेफ्ट वाले एक दूसरे के मिरर इमेज जरूर है, लेकिन दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो यस, कायरलिटी की डेफिनेशन क्या हुई जरा वो समझते हैं। कंडीशन 1, द मॉलिक्यूल विच कैन नॉट डिवाइडेड इनटू मतलब टू इक्वल हाफ्स आर कायरल मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। दूसरी डेफिनेशन देखो, इफ मॉलिक्यूल इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज मॉलिक्यूल देन मॉलिक्यूल आर इंडिविजुअली कायरल ऑप्टिकली एक्टिव। दोनों बात को समझाता हूँ। अब ये जो तो मेरा हाथ है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, इनको सुपर इम्पोज किया तो हुआ? बोल के पढ़ो, हुआ? अरे कहाँ से यस सर? सुपर इम्पोजेबल का मतलब ये नहीं, ये तो सरफेस फिनोमिना, ये तो सिर्फ मैंने ढका है। सुपर इम्पोज बोलने का मतलब ये दो चीजें मिलकर के एक हो जाना। क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ ना, ये सुपर इम्पोज नहीं हुआ। एक डेफिनेशन ये हुई, तो मैं बोलूंगा ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ में आया? दूसरा डेफिनेशन मेरी हाथ को देखो, मैं इस हाथ को काट करके, जैसे ये इमेजिन करो ये तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा हाथ है, अगर मैं ऐसे बीच से काटूं तो ये हाथ दो बराबर हिस्से में बट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, नो सर। इधर इधर में अंगूठी अंगूठी रह जाएगा, इधर इधर में ये हथेली हथेली रह जाएगा, हाथ की रेखाएं इधर रहेंगी, पीछे इधर रह जाएगा। बोलो समझ में आया? अगर इसको मैं बीच से काटूं तो क्या ये दो बराबर हिस्से में बट रहा है क्या? नहीं, इधर अंगूठा 3 उंगली आ रहा है, इधर 2 उंगली आ जा रहा है। इस हाथ को क्या आप कोई ऐसे प्लेन से कट करके दो इक्वल हाफ्स में बांट सकते हो क्या? मुझे बताओ, नहीं बांट सकते। तो ऐसे मॉलिक्यूल में क्या आती है? एसिमेट्रिसिटी आती है। क्या आती है? एसिमेट्रिसिटी आती है। और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हमेशा कायरल होगा, और जो मॉलिक्यूल कायरल है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसी का दूसरा पर्सपेक्टिव या दूसरा नजरिया समझो कि ये हाथ है, ये दूसरा हाथ है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, दोनों को मिला करके एक करने की कोशिश करूं तो ये नहीं हो रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं जोड़े में मिलते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल है, पहले मैं तलाश करूंगा कि इसका मिरर इमेज मॉलिक्यूल मिल जाए, ये मिल गया मुझे इसका मिरर इमेज मॉलिक्यूल। दोनों एक दूसरे के सामने आए तो दोनों को लग रहा है अरे आइला जुड़वा, ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए।
क्या हो गए, मिरर इमेज, लेकिन दोनों नेचर वाइज टोटली डिफरेंट है। दोनों को मिला लो तो सुपर इम्पोज तो हो ही नहीं रहे, नहीं हुए ना, तो मैं बोलूंगा ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। क्या ये बात सबको समझ में आया? अरे हूं हाँ करो, ठीक है। तो कायरलिटी की डेफिनेशन क्या है, वापस से सुनो। कायरलिटी यानी कायरल मॉलिक्यूल, कायरलिटी जिस मॉलिक्यूल में होगी उस मॉलिक्यूल को क्या बोलूंगा, कायरल मॉलिक्यूल। हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है हैंडेडनेस, हाथ जैसा, ठीक है। हाथ कैसा होता है, द मॉलिक्यूल विच कैन नॉट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स आर कायरल मॉलिक्यूल, और कायरल मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। दूसरी डिफिनेशन देखो, इफ मॉलिक्यूल्स इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो दोनों मॉलिक्यूल कायरल होंगे, इंडिविजुअली कायरल, और दोनों ही क्या होंगे बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बात समझ में आया? तो कहीं ना कहीं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, सिमेट्री रेस्पॉन्सिबल है। कौन बेटा, सिमेट्री, किसकी, मॉलिक्यूल की। अब देखो लुई पाश्चर ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या किया, एक पेट्री डिश लिया, इसमें ना कुछ क्रिस्टल थे, लैक्टिक एसिड के क्या थे, क्रिस्टल थे। लैक्टिक एसिड है ना, मिल्क में मिलता है, ठीक है, COOH, ठीक है, CH3OH, ये लैक्टिक एसिड है, क्या बेटा, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड जब पेट्री डिश में रखा हुआ था, इनका क्रिस्टल बनाया, तो देखा कुछ लैक्टिक एसिड जो है इस तरफ थे, इनका फेस इस तरफ था, कुछ लैक्टिक एसिड जो है वो इस तरफ थे, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे थे। कैसे थे, मिरर इमेज, और दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे थे। बारीकी से इन्होंने इसकी स्टडी की तो इन्हें पता लगा, तो इन्होंने क्या किया, राइट तरफ फेस वालों को चिमटी और पेट्री डिश से सिर्फ चिमटी और लेंस की मदद से अलग किया, इनको ऐसे अलग किया, और इन वालों को इधर अलग किया। ये वही बात हो गया, एक हनुमान मंदिर में शनिवार के दिन हम लोग गए सेक्टर 9 में, वहाँ इतने सारे भक्तों के जूते चप्पल है, आपको बोला गया राइट वाले छांट के अलग करो, लेफ्ट वाले छांट के अलग करो। इतना मुश्किल काम था उस जमाने में, आजकल तो हमारे पास बहुत मेथड है, लेकिन उस जमाने में इतना मुश्किल हुआ करता था। तो उन्होंने इस वाले कंपाउंड के ऊपर जब लाइट पास किया तो इन्होंने देखा, इन्होंने लाइट को दाएं घुमा दिया। इस वाले कंपाउंड पे जब उन्होंने लाइट पास किया तो बोला ये तो लेफ्ट घूम रहा। यहां से उन्होंने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताया। फिर उन्होंने बोला ये तो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होगी, किसकी प्रॉपर्टी होगी, क्रिस्टल की। अब उन्होंने क्या किया, इन क्रिस्टल को पानी में घोल के सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाते ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गई। अब ये लोग जो पार्टिकल्स थे ये किस फॉर्म में रह गए, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रह गए। क्या बोला, मॉलिक्यूल फॉर्म में। तो क्रिस्टल का जो नेचर है वो खत्म हो जाना चाहिए था ना। क्रिस्टल की अगर प्रॉपर्टी होती तो लाइट लेफ्ट राइट जो घूम रहा था वो नहीं घूमना चाहिए था। अब उन्होंने जब सॉल्यूशन बनाया तो पाया सेम लाइट तब भी ऐसे ही रोटेट हो रहा है। तो उन्होंने बात बोली कि जरूर पक्का मॉलिक्यूलर लेवल में कुछ कांड हो रहा है, ये क्रिस्टल लेवल की बात नहीं थी। क्रिस्टल मतलब खूब सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्रिस्टल बनाते हैं, बोला क्रिस्टल के लेवल की बात नहीं है ये पक्का मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में कुछ बात छुपी हुई है जिस वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी जाती है। और यहीं से स्टीरियो केमिस्ट्री का रिसर्च आगे बढ़ा। फिशर ने काम किया, फिशर को केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज मिला था। चेन, इनगोल्ड, प्रिलोग ने भी आगे काम किया है ना, अलग अलग साइंटिस्टों ने आगे काम करके फिर एक सिस्टम डेवलप किया। और वहाँ से हमें ये बात पता चला, क्या पता चला, कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर ही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मॉलिक्यूल में क्या होना जरूरी है, कायरलिटी का होना जरूरी है। कायरलिटी का मतलब हैंडेडनेस, हाथ जैसा। अगर मॉलिक्यूल में कायरलिटी है तो मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा। और कायरल मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हाथ जैसा बोलने का मतलब हाथ को जिस प्रकार से हम किसी भी एक प्लेन से काट के दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते, सिमिलरली मॉलिक्यूल में भी कोई ऐसा प्लेन नहीं दिखना चाहिए जिसको काट करके दो बराबर हिस्सों में बांट सके। यानी मॉलिक्यूल हमेशा क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए। एक चीज यानी कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि मॉलिक्यूल की बात है, और मॉलिक्यूल के लिए भी काम की बात निकल के आई कि मॉलिक्यूल के सिमेट्री की बात है। किसकी बात है, मॉलिक्यूल के सिमेट्री की बात है। दूसरा, हाथ की दूसरी डेफिनेशन क्या है कायरल मॉलिक्यूल की, कि ये मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस हैं। और मिरर इमेज एक दूसरे पे क्या होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज होने चाहिए। अगर नॉन सुपर इम्पोज हो रहा है तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। क्लियर है, इतनी बातें सभी को समझ में आई, कायरलिटी की डेफिनेशन समझ में आया। तो कहीं ना कहीं बात छुपी है किसमें, अब हमें पता चल गया, सिमेट्री में। किसमें बेटा, सिमेट्री में। तो अब काम की चीज क्या है, कायरलिटी इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली
एक्टिव। यानी इससे पहले मैंने बोला था कि कायरल सेंटर के होने ना होने से मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मॉलिक्यूल में कायरलिटी है तो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? हूं हाँ किया जाए। पक्का समझ में आया? क्या इस क्लास में बैठे तमाम बच्चों को समझ में आया, एक को छोड़ करके, कि उसको अंदर छटपटाहट है जाने की, कब मेरे को जाने देगा? जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले